नमस्कार साथियों, सुदृष्टि पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इस विषय का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम पीवाईक्यूज को लेकर के चल रहे हैं। बेसिकली यूपीएससी और यूपीपीएससी, इन दो आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आपकी जो आगामी परीक्षा है 27 जुलाई को, वो है आपकी आरओ की परीक्षा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा है वर्ष 2023 की। तो उसके दृष्टिगत यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो यहाँ पर रखे गए हैं। इसके साथ ही ये सेशन, यदि आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण सेशन है। तो पीवाईक्यू का ये हमारा चौथा सेशन है, अगर पॉलिटी की हम बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट का ये पहला पार्ट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर पता है, पहले पूछे गए हैं परीक्षा में, तो उनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक अच्छा आपका रिवीजन होगा और आपका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाई देगा। तो पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये प्रश्न आपका यूपीएससी 2017 में पहले पूछा जा चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है कि अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स। अधिकार विशेषाधिकार हैं जो राज्य के संविधान में शामिल हैं। राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अब पहले और तीसरे स्टेटमेंट में देखिए अपोजिट है, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं और अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। और चौथा स्टेटमेंट है कि अधिकार कई नागरिकों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। तो मैं चाहूंगा यदि इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ रहा है तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपीएससी 2017 में प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंचने के लिए मौलिक अधिकार जो हैं, जो कि हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेटेड हैं, आप देखेंगे कि उसकी विशेषताएं हैं कुछ। अगर उन विशेषताओं के बारे में हमें पता है तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार, एक ओवरव्यू लेते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है, कि उनसे संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है हमारे संविधान में वो क्या है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं सबसे पहले मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सबसे पहले दिमाग में आते हैं वो क्या है? आपको पता है कि हमारे संविधान में जो भी प्रावधान लिखे गए हैं वो पूरे विश्व में किसी ना किसी संविधान से बोरो किए गए हैं। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है। टेक्निकली देखा जाए तो जो हमारा संविधान है वो एग्जैक्टली हमने कुछ भी अडॉप्ट नहीं किया कहीं से भी। अगर कुछ हमने उठाया है, पूरे विश्व में जितने भी संविधान लिखे गए हैं उनमें जो जो अच्छी बातें हैं सबसे पहले हमने उनको चूज़ किया और अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार उनको किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बहुत ही आप कह सकते हैं क्लेवर मूव था हमारे जो संविधान निर्माता हैं उनका। ठीक है, कम एफर्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो विश्व में आप कह सकते हैं हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी प्रावधानों को यहाँ पर रखा गया। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले मौलिक अधिकार की बात की जाए तो इसका स्रोत क्या है? सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि इसका स्रोत क्या है। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पर बनता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको टाइटल क्या दिया गया है हमारे संविधान में, उनको क्या उपाधि दी गई है। अब ये सारे प्रश्न पहले भी आपसे परीक्षा में पूछे आ चुके हैं, तो इन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इनके विषय में संविधान क्या कहता है। तो संवैधानिक प्रावधान क्या है? संवैधानिक प्रावधान क्या है? ठीक है, उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन बनता है कि इनकी संख्या कितनी है, कितने अधिकार हमें दिए गए हैं, कितने मौलिक अधिकार हमारे पास हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन बनता है कि इसमें कोई संशोधन हुआ है कि नहीं, मौलिक अधिकारों में संशोधन हुआ है या नहीं। जो सबसे बेसिक क्वेश्चंस हैं वो यही आप कह सकते हैं 5 क्वेश्चंस दिमाग में हमारे आते हैं। तो एक एक करके सबका उत्तर ले लेते हैं हम लोग। तो अगर स्रोत की बात करें तो आपको पता है कि जो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स हैं, जो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स हैं, वहां से जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको बोरो किया गया है। अगर उपाधि की बात करें तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको संविधान का मैग्ना कार्टा
संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मौलिक अधिकारों की उपाधि है। इसके बाद अगर संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो आप देखेंगे कि हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के जो प्रावधान है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है। अगर संख्या की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि जो हमारा मूल संविधान था, मतलब प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे, तो ये आपके 7 थे। अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में हमारे पास कितने अधिकार हैं, तो ये आपके रह गए हैं 6 अधिकार। ठीक है। प्रारंभ में 7 थे, वर्तमान में 6 रह गए हैं। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई संशोधन जरूर हुआ है। तो संशोधन की बात करें तो आप देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा आप देखेंगे कि संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले मौलिक अधिकार था, यहां पर लिख देते हैं संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार जो कि पहले मौलिक अधिकार था, इसको मौलिक अधिकारों से निकाल करके, मतलब भाग 3 से निकाल करके इसको कहां पर स्थापित किया गया, भाग 12 में। और किस अनुच्छेद के अंदर रखा गया, तो आप कह सकते हैं अनुच्छेद 300A। भाग 12 से निकाल करके इसको अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। और यहां पर जब हमारे पार्ट 3 में ये था, भाग 3 में था संपत्ति का अधिकार, तब ये एक मौलिक अधिकार था। लेकिन जब इसको भाग 12 में जोड़ दिया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से, तब ये कैसा अधिकार बन गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पहले पूछा गया है प्रश्न इस पर। तो ये आपका बन गया विधिक या कानूनी अधिकार, विधिक या कानूनी अधिकार। तो इन सभी प्रश्नों को पहले किसी ना किसी वे में आपसे परीक्षा में पूछा गया है। अच्छा, कुछ बच्चों ने पर्सनल मैसेज किया था कि यहां पर जो भी लिखाया जाता है उसका पीडीएफ सर शेयर कर दिया करें, पीडीएफ। तो पीडीएफ आपको कहां पर प्राप्त होगी, तो ये जो भी यहां पर आपको पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं @SUDRISHTI सुदृष्टि और बिना स्पेस छोड़े चैनल CHANNEL, ये आप कह सकते हैं टेलीग्राम का चैनल है सुदृष्टि पीसीएस का। यहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें आता है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या कितनी है, हमने देख लिया। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे पास। कौन कौन से अधिकार हैं और किस किस अनुच्छेद में वो यहां पर व्याख्या उनकी की गई है, तो इसको भी आइए देखते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। मैंने बताया कि आपको 6 अधिकार इस वक्त वर्तमान में हमारे पास मौजूद हैं। 6 अधिकार कौन कौन से हैं, तो यहां पर मित्रों जो सबसे पहला अधिकार है हमारा वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो कि आपको अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक के जो प्रोविजन है, प्रावधान है, वो समानता के अधिकार से संबंधित है। इसके बाद जो अगला अधिकार आपको मिलता है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो आपको कहां देखने को मिलेंगे, अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक के जो प्रावधान है वो आपके स्वतंत्रता के अधिकार के हैं। उसके बाद जो तीसरा अधिकार है वो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। ये आपका समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हैं ये आपको अनुच्छेद 23 और 24 में देखने को मिलेंगे। इससे संबंधित जो प्रावधान है वो आपके अनुच्छेद 23 और 24 में लिखे गए हैं। इसके बाद
जो चौथा अधिकार है आपका, वो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपको अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक के जो प्रावधान है वो आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान है। 4 हो गया आपके पास। 5वां जो आपका अधिकार है वो आपका है सांस्कृतिक और शैक्षणिक। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो कि आपको अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में देखने को मिलेंगे। और आखिरी जो अधिकार है आपका, वो है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि छठा अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो ये आपके अधिकार हैं जो हमारे संविधान के द्वारा, इनमें से बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को दिए गए हैं, और बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों और विदेशी, आप कह सकते हैं निवासी, दोनों को प्राप्त हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले, इससे पहले आपको बताया कि जो हमारे अधिकार हैं टोटल वो कितने हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के जो प्रावधान है वो हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक यहां पर मेंशन है। मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए यहां पर, कि अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 और 35, ये जो अनुच्छेद हैं ये प्रत्यक्ष रूप से किसी को भी कोई अधिकार नहीं देते हैं। मतलब यहां पर आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से कोई मौलिक अधिकार प्रदत्त नहीं है हमारे संविधान के द्वारा, अपितु आप कह सकते हैं कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में, उनसे ही संबंधित प्रावधान 12, 13, 33, 34, 35 में लिखे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहां पर अनुच्छेद 30 के बाद 29, 30 के बाद 31 मेंशन नहीं है। तो आपको पता है कि यहां पर हम लोगों ने बात की कि जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भाग 3 से निकाल करके भाग 12 में डाल दिया गया। तो भाग 3 में जब ये मौजूद था तब किस अनुच्छेद में था, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि भाग 3 में ये आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 1F, इन 2 अनुच्छेदों में संपत्ति का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार था। लेकिन इसमें जब ये संशोधन हुआ तो भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत एक लीगल, आप कह सकते हैं लीगल राइट हो गया, विधिक और कानूनी अधिकार बन गया, ठीक है। पहले ये जब मौलिक अधिकार था तब अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 1F में था। तो इसीलिए यहां पर आप देखिए कि अनुच्छेद 31 हमारा मेंशन नहीं है। 30 के बाद अब डायरेक्ट 32 आ गया है। 31 जो है उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा यहां से हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये संवैधानिक प्रावधान है और ये सारे अधिकार हैं। आगे चल करके जब सेशन होंगे आपके PYQ सेशन, तो उसमें इन आर्टिकल्स के बारे में, एक एक आर्टिकल्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट हेडिंग बनता है वो आपका बनता है जो मौलिक अधिकार है उनकी क्या विशेषता है। तो मौलिक अधिकार की विशेषताएं, फंडामेंटल राइट्स की विशेषताएं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जो जो विशेषताएं हैं वो हम यहां पर लिख देते हैं, उसके बाद एक एक करके उनको डिस्कस कर लेंगे जल्दी जल्दी। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कैसे हैं, वो सीमित हैं। मौलिक अधिकार जो हैं वो सीमित हैं, ठीक है। ये आपकी पहली विशेषता हो गई। जो दूसरी विशेषता है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके अस्थायी हैं। मौलिक अधिकार अस्थायी हैं। तीसरी जो विशेषता है, जो महत्वपूर्ण विशेषता है, वो आपकी कि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, ठीक है। चौथी महत्वपूर्ण विशेषता जो है कि मौलिक अधिकार
राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक है। उसके बाद अगर पांचवी विशेषता की बात करें तो आप कह सकते हैं कि कुछ मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं, केवल नागरिकों, कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं। इसमें जो छठी विशेषता है वो आप कह सकते हैं कि कुछ मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशी लोगों दोनों के लिए हैं। ठीक है, सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं कुछ मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध हैं, राज्य के विरुद्ध हैं। यह आपकी हो गई सातवीं विशेषता। और आठवीं विशेषता आप लिख सकते हैं कि कुछ मौलिक अधिकार राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध हैं, दोनों के विरुद्ध है। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं मौलिक अधिकार की। ठीक है, अब एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर सीमित की बात करें कि मौलिक अधिकार सीमित कैसे हैं। सीमित का मतलब हो गया कि मौलिक अधिकार जो हमारे हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे निरपेक्ष नहीं है। यहां पर लिख देते हैं निरपेक्ष नहीं है, अत्यांतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? जब मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेट किया गया संविधान निर्माताओं के द्वारा, ठीक है, तो हम लोगों ने विभिन्न देशों के संविधान में देखा कि मौलिक अधिकार की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले अमेरिका और ब्रिटेन, जो सबसे ज्यादा एनालिसिस की गई अमेरिका के संविधान और ब्रिटेन के संविधान की। तो अमेरिका के संविधान में हमने पाया कि वहां के जो नागरिक हैं उनके जो मौलिक अधिकार हैं वो एब्सोल्यूट हैं, उनके जो मौलिक अधिकार हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत हैं। मतलब उनके मौलिक अधिकारों को किसी भी आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया गया है। तो उनके मौलिक अधिकार असीमित हो गए। जब असीमित मौलिक अधिकार हैं तो वहां के जो नागरिक हैं वो निरंकुश हो गए। ठीक उसी तरह जब ब्रिटेन के मौलिक अधिकारों में स्थिति देखी कि ब्रिटेन के संविधान में उनकी क्या स्थिति है, तो हमने पाया कि वहां के नागरिकों के पास सभी अधिकार हैं और वो अधिकार उनको तब तक प्राप्त हैं जब तक ब्रिटेन की संसद एक कानून बना करके उनके मौलिक अधिकार को सीमित ना कर दे। अब ये जो सीमा है वो वहां की संसद तय करती है कि कितने लिमिट तक हमें इनको रिस्ट्रिक्ट करना है। मतलब वहां के जो मौलिक अधिकार हैं उनको असीमित तरीके से रिस्ट्रिक्ट करने का अधिकार वहां के संसद के पास है। तो इस तरीके से हमने पाया कि वहां का जो राज्य है, वहां का जो आप कह सकते हैं संसद है, वो निरंकुश है। वहां की संसद बहुत पावरफुल है और अमेरिका में हमने देखा कि नागरिक बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और दोनों ही केस में जो बैलेंस वाली बात होती है वो कहीं पे भी स्थापित नहीं नजर आई। तो इसलिए जो हमारे संविधान निर्माता हैं उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और आपने देखा होगा कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, प्रतिबंध लगाए गए, जिसको हम लोग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का नाम देते हैं। हिंदी में उसको हम युक्त निर्बंधन का नाम देते हैं। तो हमारे यहाँ जो मौलिक अधिकार हैं उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया जिसको हम बोलते हैं युक्ति निर्बंधन। युक्ति निर्बंधन मतलब इसी को हम बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस।
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। उदाहरण के तौर पर आप अनुच्छेद 19 को देखें तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब यहां पर वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 1 क में आपको प्रदत्त है, उसको अनुच्छेद 19 2 के माध्यम से रिस्ट्रिक्ट भी किया गया है कुछ आधार बता करके। जैसे अनुच्छेद 19 2 में आप पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 19 1 के तहत हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन हमें कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं है, हमें कुछ भी ऐसा करने की आज़ादी नहीं है जिसमें सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सदाचार और शिष्टाचार जिसको हम डिसेंसी एंड मोरलिटी का नाम देते हैं, इसके बाद इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, अपराध उद्दीपन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना, इन सभी आधारों पर हमारा वो अधिकार प्रतिबंधित है। तो इसका मतलब हमने युक्त निर्बंधन का प्रावधान किया, हमने अधिकार तो दिए, लेकिन नागरिकों को हमने यह भी बताया कि ये जो आपके अधिकार हैं वो असीमित नहीं है, है ना, उनके ऊपर ये प्रावधान लगे हैं और इनके माध्यम से उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, इनके माध्यम से उन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो सीमित हैं, असीमित नहीं है, ठीक है, वो निरपेक्ष नहीं है, वो अत्यंतिक नहीं है और वो एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट विशेषता है वो आप देख सकते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो अस्थायी हैं। अस्थायी का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है, उनको सस्पेंड किया जा सकता है। तो हमारे संविधान में ही बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनमें मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करने की बात की गई है, इनको निलंबित करने की बात की गई है, ठीक है। अब मौलिक अधिकारों के निलंबन को आप एक बार समझ लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों का निलंबन, तो कहां कहां पर संविधान के कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिसमें हमें मौलिक अधिकारों का निलंबन दिखाई पड़ता है या सस्पेंशन दिखाई पड़ता है फंडामेंटल राइट्स का। तो इसमें जो सबसे पहला प्रावधान है वो है आपका 31 क, अनुच्छेद 31 क, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा प्रावधान है वो आप देखेंगे अनुच्छेद 31 ख। तीसरा प्रावधान इसी तरह आपको दिखाई देगा अनुच्छेद 31 ग। चौथा प्रावधान आपको यहां पर दिखाई देगा अनुच्छेद 358, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये आपका हो गया चौथा। पांचवा प्रोविजन जो है ये आप कह सकते हैं अनुच्छेद 359। छठा प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 33 और सातवां प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 34। ये ऐसे प्रावधान हैं आप देखेंगे कि यहां पर हमारे मौलिक अधिकारों के निलंबन की बात की गई है, सस्पेंशन की बात की गई है। अगर अनुच्छेद 31 का और ख की बात करें तो इन दोनों ही अनुच्छेदों को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था 1951 में। जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम हुआ उसके माध्यम से अनुच्छेद 31 का और अनुच्छेद 31 ख ये दोनों प्रोविजन यहां पर जोड़े गए, ठीक है। अब इन दोनों में क्या था, तो आप कह सकते हैं अनुच्छेद 31 क के तहत सामाजिक न्याय के मद्देनजर, सोशल जस्टिस के मद्देनजर जो भूमि सुधार कानून है, भूमि सुधार जो कानून है, इनको मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई, ठीक है। उसी प्रकार जो अनुच्छेद 31 ख है इसमें आप देखेंगे कि
यदि कोई कानून राज्य के द्वारा 9वीं अनुसूची में रख दिया जाता है, 9वीं अनुसूची में रख दिया जाता है, तो उसको फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वरीयता दी जाती है। हम लोगों ने एक केस डिस्कस किया था, IR कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो उसमें हमने देखा कि एक डेट थी केशवानंद भारती केस का, जो जजमेंट डेट था 24 अप्रैल 1973। उससे पहले जितने भी कानून 9वीं अनुसूची में रखे जाएंगे उन पर न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। न्यायिक समीक्षा अगर नहीं हुई तो कहीं ना कहीं उनको फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार पर वरीयता मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार यहां पर भी हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे। उसी प्रकार अनुच्छेद 31 ग की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 31 ग को 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया और यह बोला गया कि अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C, इन दोनों में, ये दोनों क्या हैं तो आप कह सकते हैं ये हैं आपके DPSP। इनको लागू करने के लिए राज्य के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उस कानून को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के ऊपर क्या दिया जाएगा, वरीयता। मतलब अगर इन दोनों प्रावधानों को लागू करने के लिए 39B और C को लागू करने के लिए, जो कि आपके DPSP हैं, अगर राज्य कोई कानून बनाता है तो उनको इस आधार पर नल, वॉइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा कि वो अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब 14-19 पे इसको वरीयता दे दी गई अनुच्छेद 31 ग के माध्यम से। तो यहां पर भी हमारा फंडामेंटल राइट 14 और 19 सस्पेंड हो गया। इसके बाद आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार परीक्षा में पूछा गया वो आपका है आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। तो ये किससे संबंधित है तो आपको पता है कि अगर अनुच्छेद 352 के द्वारा भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, तो यह भी कहा गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कि ये जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है, अगर ये युद्ध और बाह्य आक्रमण, युद्ध और बाह्य आक्रमण, इन दो आधारों पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो रही है तो अनुच्छेद 368 ये कहता है कि अनुच्छेद 19 के द्वारा, अनुच्छेद 19 में जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका स्वतः निलंबन हो जाएगा, स्वतः निलंबन हो जाएगा। अनुच्छेद 368 ये बात कहता है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है किन दो आधारों पर, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर। आपको पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर लगता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है तो अनुच्छेद 368 के माध्यम से अनुच्छेद 19 में जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है नागरिकों को, उसका स्वतः निलंबन हो जाएगा। स्वतः निलंबन का मतलब हुआ कि इसके लिए राष्ट्रपति के ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल इन दोनों आधारों पर लगता है तो अनुच्छेद 358 ये बात कहता है कि जो अनुच्छेद 19 है उसका स्वतः निलंबन हो जाएगा। इसी के आप देखेंगे कि अनुच्छेद 359 जो है हमारा, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, ठीक है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा, राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर देगा, निलंबित कर सकता है। मतलब 359 और 58 में अंतर क्या है कि 58 में निलंबन के लिए राष्ट्रपति के किसी आदेश की जरूरत नहीं है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा यह ऑटोमेटिक निलंबित हो जाएगा। और अनुच्छेद 19 हमारा कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद 19, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वहीं 359 बात कहता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा
20 और 21 को छोड़ करके किसी भी फंडामेंटल राइट को निलंबित कर सकता है। अब जरूरी नहीं है कि वो किस फंडामेंटल राइट को निलंबित करे, है ना, वो किसी भी फंडामेंटल राइट को निलंबित कर सकता है, कितने भी फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकता है, चाहे तो सभी को कर दे 20-21 को छोड़कर, या एक को करे, 2 को करे। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये निकल के आई कि जो अनुच्छेद 20 और 21 है, अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद 20 और 21 हैं ये आपके स्थायी हैं, ये आपके स्थायी हैं। अनुच्छेद 20 और 21 ये आपके स्थायी हैं, इनका निलंबन हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसी प्रकार अनुच्छेद 33 जो है ये क्या कहता है, तो आप देखेंगे अनुच्छेद 33 के माध्यम से सीबीआई, जो हमारे सशस्त्र बल हैं या जो खुफिया एजेंसीज हैं, जो खुफिया विभाग हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स के निलंबन की बात करता है अनुच्छेद 33। और अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि अगर राज्य में सेना का शासन है, अगर राज्य में मार्शल लॉ लगा है, तो वह किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो ये इतने अनुच्छेद हैं जो मौलिक अधिकार के निलंबन की बात कर रहे हैं। तो अब यहां पर आप देखिए कि क्या मौलिक अधिकार हमारे परमानेंट है, तो आप कहेंगे नहीं, मौलिक अधिकार हमारे अस्थायी हैं, उनका निलंबन हो सकता है। किन किन प्रोविजंस में हो सकता है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया कि कितने आधार पर मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद अब अगर देखें कि मौलिक अधिकार क्या हमारे प्रवर्तनीय हैं, तो प्रवर्तनीय आप कह लें, न्यायोचित कह लें, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो है हमारे, वो हमारे प्रवर्तनीय है। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखेंगे कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 के माध्यम से हमारे पास प्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के अपने मौलिक अधिकारों को इन्फोर्स कराने का अधिकार है, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आप देखेंगे, अभी डिटेल में देखेंगे हम लोग, अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के रिट की बात की गई है। एक है आपका हैबियस कार्पस, दूसरा है परमादेश मेंडमस, तीसरा है आपका प्रोहिबिशन प्रतिषेध, चौथा है आपका सर्शियोरारी जिसको उत्प्रेषण लेख कहा जाता है, और पांचवा है आपका क्वा वारंटो या फिर अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो उन रिट्स के माध्यम से अनुच्छेद 32 हमें अधिकार देता है कि अगर यदि हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हम उसे डायरेक्टली सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के इन्फोर्स करा सकते हैं। मतलब हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो प्रवर्तनीय है। प्रियम्बल प्रस्तावना क्या प्रवर्तनीय था? नहीं, प्रियम्बल या प्रस्तावना हमारा प्रवर्तनीय नहीं था। डीपीएसपी क्या प्रवर्तनीय है? मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या ये प्रवर्तनीय है। इसी प्रकार अनुच्छेद 226 जो है ये हमें अधिकार देता है कि हम उच्च न्यायालय में जाकर के अपने अधिकारों को इन्फोर्स करा सकते हैं, प्रवर्तनीय कर सकते हैं, या अपने अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हमारे पास उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार अनुच्छेद 226 के माध्यम से है। अब अगर रिट ज्यूरिडिक्शन की बात करें, यहां पर रिट की बात की गई है 5 प्रकार के, मैंने आपको बता दिया। तो जो रिट ज्यूरिडिक्शन है वो उच्च न्यायालय का अधिक है सर्वोच्च न्यायालय से। क्यों? क्योंकि उच्च न्यायालय में हम अपने फंडामेंटल राइट्स या अन्य किसी विषय को जाकर के यहाँ पर इन्फोर्स करा सकते हैं। लेकिन जो अनुच्छेद 32 है वो केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन पर ही हमें सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। इसके बाद मित्रों अगला है राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। आपको पता है कि अगर कोई भी राज्य ऐसा कानून बनाता है जो कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो तो हमारे पास यह अधिकार है अनुच्छेद 32 के माध्यम से कि हम न्यायालय में जाकर के उसको इन्फोर्स करा सकते हैं। तो मतलब यह राज्य के विरुद्ध किसके दावे हैं? नागरिकों के दावे हैं। अब यहां पर लिखा है कि कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 19, 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो मौलिक अधिकार हैं ये केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार हैं। ठीक है, 15, 16, 19, 29 और 30। उसी प्रकार कुछ मौलिक अधिकार हैं, आप देखेंगे अनुच्छेद 14, 20, 21 का, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर 22, 23, 24, 25 से लेकर के 28 तक। तो ये सारे अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं।
अब यहाँ पर कुछ मौलिक अधिकार हैं जो केवल राज्य के विरुद्ध हैं और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध कार्य करते हैं। जब हम लोग एक एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे, तो हमें इन दोनों टॉपिक्स पर, इन दोनों विषयों पर बात करेंगे। तो अब अगर हम अपने प्रश्न को देखें, या आपने सारी विशेषताएं देख ली मौलिक अधिकारों की, अब जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। ऐसा है क्या? अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ना कि नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। तो यहां पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। मौलिक अधिकार, ये आपका यूपी लोअर पीसीएस 2002 में प्रश्न पूछा गया था कि मौलिक अधिकार क्या है। तो निलंबित नहीं किया जा सकता। तो अभी आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं, 31 क, ख, ग, अनुच्छेद 358, 359, 33, 34, इन सभी के माध्यम से मौलिक अधिकारों के निलंबन को दिखाया गया है। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री के आदेश की जरूरत नहीं होती है, यह भी हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि अनुच्छेद 359 के माध्यम से राष्ट्रपति के आदेश पर जो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित होते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपातकाल के दौरान, तो बिल्कुल सही है, आपने देखा कि अनुच्छेद 358 और 359 के माध्यम से जो मौलिक अधिकार हैं उनको आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 19, 20, 21 को छोड़ करके बाकी सभी। 358 में अनुच्छेद 19 के निलंबन की बात की गई है और 359 में 20, 21 को छोड़ करके बाकी अन्य सभी जो मौलिक अधिकार हैं उनके निलंबन की बात की गई है। तो डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को रखा है? अब ये प्रश्न आपका यूपीएससी 2024 में पूछा गया है। ठीक है, अभी जो आपका यूपीएससी का एग्जाम हुआ है 2024 में, उसमें प्रश्न पूछा गया है कि निजता का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत निहित एक मौलिक अधिकार है। तो 15, 16, 19 और 21 मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। तो यहां पर मित्रों डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो निजता का अधिकार है, आप देखेंगे एक केस है आपका केएस पुट्टास्वामी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसका जजमेंट आया 2017 में और उसमें बताया गया कि जो निजता का अधिकार है ये अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब निजता का अधिकार एब्सोल्यूट है कि नहीं है? आपने देखा कि अनुच्छेद 20 और 21 ये आपके कैसे हैं? ये आपके परमानेंट हैं। ठीक है, अब जो अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार है, क्या ये अत्यांतिक है, क्या ये निरपेक्ष है? तो आप देखेंगे कि इसी केस में बताया गया कि जो निजता का अधिकार है वो निरपेक्ष नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिषेध रिट। प्रतिषेध रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक आदेश है। यह प्रश्न भी आपका यूपीएससी 2024 में पूछा गया है, लेटेस्ट अभी 2024 की जो परीक्षा हुई है। किसी सरकारी अधिकारी को कोई विशेष कार्रवाई करने से रोकता है, संसद विधानसभा को प्रतिषेध पर कानून पारित करने के लिए है, निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने से रोकता है, या सरकार को किसी असंवैधानिक नीति का पालन करने से रोकता है। जो प्रतिषेध रिट है या जो प्रोहिबिशन है, ये क्या करता है? तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने से यह रोकता है। ठीक है, तो एक बार अब रिट सारे आप देख लो, जो 5 प्रकार के रिट है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि जो रिट ज्यूरिडिक्शन है या जो रिट क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 32 में वर्णित है, उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 226 में वर्णित है। ठीक है, अब यहां पर 5 प्रकार के रिट हैं, हैबियस कार्पस, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख और अधिकार प्रेक्षा। तो एक एक करके इनको देखते हैं। तो पहला है आपका हैबियस कार्पस। जो हैबियस कार्पस रिट है, ध्यान दीजिएगा, 3 तरह के प्रश्न यहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये जो रिट है ये न्यायालय के द्वारा किसके लिए जारी होता है, ये रिट न्यायालय द्वारा किसके लिए जारी नहीं होता है, या हैबियस कार्पस रिट का उद्देश्य क्या है। तो हैबियस कार्पस जो रिट है, ध्यान रखिएगा, ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति का शरीर पेश करें।
मतलब ये न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को अपने हिरासत में रखा हो। न्यायालय यह रिट जारी करता है और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए उस व्यक्ति को बाध्य करता है। वो व्यक्ति जब न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है जिसको हिरासत में लिया गया है, तो न्यायालय इस बात की जांच करता है कि इसको हिरासत में लिया गया जो आधार है वो वैधानिक है कि नहीं, वो न्यायोचित है कि नहीं। अगर आधार वैधानिक नहीं है तो न्यायालय उसके तत्काल रिहाई का आदेश देता है। अब यहाँ पर ये रिट किसके लिए जारी होगा, तो मैंने आपको बता दिया कि यह रिट ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है जिसने किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया हो। जो हैबियस कार्पेट का रिट है ये किसके खिलाफ जारी नहीं होगा या कब जारी नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा, हिरासत में लिया गया अगर आधार वैधानिक है, मतलब हिरासत में लिया गया अगर वो वैध काम हो रहा है तो ये रिट जारी नहीं हो सकता। दूसरा, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है जिसने विधायिका या न्यायपालिका की अवमानना की है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है या कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेशन किया है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हैबियस कार्पस रिट जारी नहीं होगा। हिरासत अगर सक्षम न्यायालय के द्वारा लिया गया है तब भी यह रिट जारी नहीं होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि हिरासत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से अगर बाहर है तो भी यह रिट जारी नहीं हो सकता। अब इसके बाहर इस पर्टिकुलर प्रश्न पर आपको देखेंगे, इस टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला रिट है वो हमारा मेंडामस या परमादेश। अब नाम से क्लियर है कि हम आदेश देते हैं। जो मेंडामस है इसका मतलब क्या है, हम आदेश देते हैं। ये आदेश कौन दे रहा है, तो ये आदेश न्यायालय दे रहा है। किसको दे रहा है, तो ये आप कह सकते हैं कि एक सार्वजनिक अधिकारी या फिर प्रशासनिक प्राधिकारी को ये आदेश न्यायालय के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो किसके खिलाफ जारी हो सकता है, तो आप कह सकते हैं सार्वजनिक निकायों, निगमों, निचली अदालतों, न्यायाधिकरणों या सरकारी एजेंसियों के खिलाफ ये रिट न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है। न्यायालय रिट कब जारी करता है, तो आप कह सकते हैं कि जो सार्वजनिक प्राधिकारी है अगर वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, कानूनी रूप से जो उसके कर्तव्य हैं अगर वो उसका पालन नहीं कर रहा है तो न्यायालय उसको इस बात के लिए बाध्य करेगा कि जो तुम्हारे कानूनी कर्तव्य हैं जिनके लिए तुम बाध्य हो उनका तुम्हें पालन करना पड़ेगा। अगर वह इनकार करता है तब ये रिट जारी किया जा सकता है। अपने कर्तव्यों को पालन में अगर वो विफल हो जाता है तब ये रिट जारी किया जा सकता है, ठीक है। तो जिन कार्यों के लिए वो कानूनी रूप से बाध्य है उसको कराने के लिए ये रिट जारी किया जाता है न्यायालय के द्वारा। अगर वो विफल हो जाता है करने में तब ये रिट जारी किया जाता है, या फिर अगर वो अपना कार्य जो कर्तव्य है उसको करने से इनकार कर दे तब ये रिट जारी किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या कि किसके खिलाफ ये रिट जारी नहीं हो सकता, तो ध्यान दीजिएगा, जो इससे पहले वाला रिट था जो हमारा हैबियस कार्पस रिट था, ये आपका सार्वजनिक प्राधिकारी या निजी व्यक्ति या संगठन किसी के भी खिलाफ जारी किया जा सकता है। जो हैबियस कार्पस रिट है आप देखेंगे कि ये सार्वजनिक प्राधिकारियों और निजी व्यक्तियों इन सभी के खिलाफ जारी होता है। लेकिन जो परमादेश है या जो मेंडामस है ये आपका केवल और केवल सरकारी जो प्राधिकारी हैं, जो सार्वजनिक प्राधिकारी हैं, उनके खिलाफ जारी किया जाता है। निजी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ ये जारी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर बिना वैधानिक समर्थन के कोई विभागीय निर्देश है तो उसका अनुपालन कराने के लिए आप ये रिट जारी नहीं कर सकते। या फिर अगर कोई ऐसा काम है ना जिसकी प्रकृति संविदात्मक है तो उसको लागू कराने के लिए आप ये रिट जारी नहीं कर सकते। राष्ट्रपति, राज्यपाल, है ना, देश के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या न्यायिक क्षमता में कार्य कर रहे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ ये रिट जारी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आप देखेंगे कि जहां पर किसी प्राधिकारी का काम अनिवार्य के बजाय अगर वो विवेकाधीन हो, मतलब अगर उसका वो डिस्क्रिशनरी पावर है ना, वो उसको करना उसके लिए अनिवार्य नहीं है, तो भी ये रिट हम उसके खिलाफ जारी नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है कि निजी व्यक्ति संगठन के खिलाफ जारी नहीं होगा। बिना वैधानिक समर्थन के जो विभागीय निर्देश होते हैं उनको लागू कराने के लिए जारी नहीं होगा। जहां कर्तव्य अनिवार्य के बजाय कैसा हो, विवेकाधीन हो, वहां पर यह रिट जारी नहीं होगा। किसी संविदात्मक दायित्व को लागू कराने के लिए भी रिट जारी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा राष्ट्रपति, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अगर वो न्यायिक क्षमता में काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ ये रिट जारी नहीं होगा। किसके खिलाफ जारी होगा, तो सार्वजनिक निकायों, निगमों, निचली अदालतों, न्यायाधिकरणों या सरकारी एजेंसियों। अगला है हमारा प्रतिषेध, जो आपका प्रश्न था यूपीएससी 2024 में प्रश्न पूछा गया था कि जो प्रतिषेध रिट है अब ये कब जारी होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये उच्च न्यायालय के द्वारा निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों के खिलाफ ये रिट जारी किया जाता है। किसके द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है। ये कब जारी होगा, जो उसे उसके अधिकार क्षेत्र से परे कार्य करने से रोकती है। मतलब प्रतिषेध का मतलब ही क्या हो गया, टू फॉरबिड,
ठीक है, निषेध करना। अगर निचली अदालत है कोई, है ना, और कोई ऐसा काम कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो उच्च न्यायालय के द्वारा उसके ऊपर एक आप कह सकते हैं डांट लगाई जाएगी कि ये काम अगर तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा तो इसको क्यों कर रहे हो। तो एक तरीके से ये उसको रोक रहा है। ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा परमादेश, मेंडमस, उसमें और इसमें अंतर क्या है कि परमादेश सार्वजनिक जो प्राधिकारी है उसको कार्य करने के लिए बाध्य कर रहा है, जो कर्तव्य है उसका उसको करने के लिए बाध्य कर रहा है। यहां पर अगर कोई अपने अधिकार क्षेत्र से ज्यादा काम कर रहा है तो उसको रोकने के लिए रिट जारी किया जाता है। तो जो आपका प्रतिषेध रिट है या जो प्रोहिबिशन रिट है, ये केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो निकाय हैं या जो प्राधिकारी हैं उनके खिलाफ ही जारी किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यायिक या अर्ध न्यायिक जो प्राधिकारी हैं उनके खिलाफ ही ये रिट जारी होगा। कहाँ ये रिट जारी नहीं होगा तो ध्यान दीजिएगा, प्रशासनिक अधिकारियों, विधायी निकायों या निजी व्यक्ति और संगठनों के खिलाफ ये रिट जारी नहीं होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहां पे ये जारी नहीं हो सकता, प्रशासनिक अधिकारियों, विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ रिट जारी नहीं होगा। इसके बाद जो अगला हमारा रिट है वो है आपका सर्श्योरारी, जिसको हम उत्प्रेषण लेख के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब है प्रमाणित होना या सूचित होना। अब आप देखेंगे कि ये रिट उच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक प्रोहिबिशन की तरह ही उच्च न्यायालय के द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरणों को ये रिट जारी किया जाता है। इसकी खासियत क्या है कि जो उत्प्रेषण लेख है उसके माध्यम से आप देखेंगे कि अगर कहीं पर काम करने की अधिकता है तो उसको भी कम किया जाता है, और कहीं पर अगर कमी हो रही है तो उसको करने के लिए भी कहा जाता है। मतलब कि किसी मामले को अपने पास स्थानांतरित कर लेगा। जैसे अगर कोई निचली अदालत है और उसने कोई ऐसा निर्णय दे दिया जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है या जो न्यायोचित नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा या उच्च न्यायालय क्या करेगा कि उससे वो केस अपने पास स्थानांतरित कर लेगा। ठीक है, या फिर इस रिट के माध्यम से एक शक्ति और है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पास कि अगर कोई निर्णय दे दिया गया है ना, पास्ट में कोई निर्णय हो गया है और वो निर्णय न्यायोचित नहीं है, तो उसको दोबारा से आप कह सकते हैं उस पर मंथन करके जो हायर जुडिशरी है या फिर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय उस निर्णय को रद्द भी कर सकता है। ठीक है, तो किसी मामले को अपने पास स्थानांतरित कर लेगा या निचले प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द करने की भी शक्ति सर्श्योरी रिट या उत्प्रेषण लेख के द्वारा उच्च न्यायालय को प्राप्त है। ये तब जारी किया जाता है जब अधिकार क्षेत्र की अधिकता या उसकी कमी हो। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही केस में जारी किया जा सकता है। इससे पहले जो हमने पढ़ा प्रोहिबिशन, आप देखेंगे कि भविष्य में काम करने से रोकने के लिए प्रोहिबिशन जारी होता है, लेकिन अतीत में अगर कोई त्रुटि हो गई, कोई निर्णय आ गया, तो उसको रद्द अगर करना है तो हमें कौन से रिट चाहिए, तो फिर आपका सर्श्योरी या फिर उत्प्रेषण लेख। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका अधिकार प्रेक्षा। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका अधिकार प्रेक्षा, इसमें लिखा नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं। अगली है आपकी अधिकार प्रेक्षा, जिसको हम क्वा वारंटो कहते हैं। क्वा वारंटो, अब ये रिट किसके खिलाफ जारी होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है किसकी अथॉरिटी से, किस अधिकार से। मतलब अगर कोई ऐसा सार्वजनिक प्राधिकारी है जो किसी सार्वजनिक पद पर स्थायी, संविधान द्वारा या किसी विधान द्वारा निर्मित किसी स्थायी पद पर आसन्न है, और अगर वो उसके लायक नहीं है, अगर वो उसके क्वालिफिकेशंस को पूरा नहीं करता है, तो इस रिट के माध्यम से हम उसको उसके पद से हटा सकते हैं, है ना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी पद पर रहने योग्य नहीं है, उसके पास उसके बराबर की क्वालिफिकेशन नहीं है, तो फिर हम अधिकार प्रेक्षा या क्वा वारंटो रिट के माध्यम से उसको उसके पद से हटा सकते हैं न्यायालय के द्वारा। ठीक है, तो जो क्वा वारंटो रिट है इसमें एक विशेष बात यह है, ध्यान रखिएगा, यह भी आपका यूपीएससी 2024 में पूछा गया था कि जो अधिकार प्रेक्षा रिट है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जितने भी रिट हमने डिस्कस किए हैं उनके विपरीत ये जो रिट है ये वो व्यक्ति भी दायर कर सकता है जो आप कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहा हो, है ना, या जिसका पद छीना गया हो, या फिर ये रिट जो है ये कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है ना, उस व्यक्ति के बिहाफ पर, या कोई भी व्यक्ति, आप कह सकते हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरह है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति ए है, इसको एक पद मिलना था जिस पर बी ने कब्जा कर लिया है, ठीक है, जो इसके लायक नहीं है,
तो अधिकार प्रेक्षा जो रिट है वो ए भी दायर कर सकता है या सी डी ई कोई अन्य व्यक्ति भी इसको दायर कर सकता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है अधिकार प्रेक्षा या कोवेरेंटो रिट के बारे में। ठीक है, तो अब अपने प्रश्न पर आते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि प्रतिषेध रिट के बारे में प्रश्न था कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक आदेश है, कौन जारी करेगा? तो निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने से रोकने के लिए, फॉरबिड करने के लिए रिट जारी किया जाता है। यूपीएससी 2024 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हैबियस कार्पस। अच्छा ठीक है, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, भारत में न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि किसी निजी संगठन के विरुद्ध परमादेश तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि उसे कोई सार्वजनिक कर्तव्य न सौंपा गया हो। और ये हमने देखा है कि जो परमादेश या मेंडमस की रिट है वो किसके खिलाफ जारी होती है? सार्वजनिक प्राधिकारी के खिलाफ। सार्वजनिक प्राधिकारी के खिलाफ क्यों जारी हो रही है? क्योंकि वो राज्य का काम कर रहा है और ये रिट जो है वो उन्हीं सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये किसी निजी संगठन के विरुद्ध तब तक जारी नहीं हो सकता जब तक कि वो सार्वजनिक प्राधिकारी की तरह कार्य ना कर रहा हो। तो मतलब ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अभी हमने देखा किसी कंपनी के विरुद्ध परमादेश लागू नहीं होगा भले ही वह सरकारी कंपनी हो। तो अभी हमने देखा कि जो सार्वजनिक प्राधिकारी होते हैं, जो सार्वजनिक निकाय हैं, निगम हैं, उन सभी पर जो मेंडमस रिट है वो जारी हो सकता है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा और इसी से हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी चला गया, ये भी चला गया और ये भी चला गया। सी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्या है कि कोई भी सार्वजनिक सोच वाला व्यक्ति कोवेरेंटो रिट प्राप्त करने के लिए न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। तो अभी हमने देखा कि जो अधिकार परीक्षा के रिट है ना, उसको वह व्यक्ति भी दायर कर सकता है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहा हो या फिर कोई सार्वजनिक सोच वाला व्यक्ति भी इसे दायर कर सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 1 और 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न आपका यूपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।